Hello everyone, welcome you to Kyra classes. Today we will study reproduction in organisms. In this video we will cover the complete chapter. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. Reproduction in organisms. Reproduction is an important biological process by which an organism gives rise to another organism similar to itself. Reproduction एक biological process है जिसमें जो organism है, living organism है, वो क्या देता है, दूसरा organism produce करता है या reproduce करता है बिल्कुल अपने जैसा. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. It results in formation of genetic variation. This genetic variation is inherited during reproduction. रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीशीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे में, तो बेसिकली जो स्पीशीज़ हैं वो कंटिन्यूअस रहती हैं, वो स्पीशीज़ चलती रहती हैं. ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में वो स्पीशीज़ आई नहीं. रिप्रोडक्शन का यही काम है कि वो जो स्पीशीज़ को कंटिन्यूएशन में रखता है. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. ओके ये किस में है, ये इट रिजल्ट्स इन, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो फॉर्म करता है और ये जेनेटिक वेरिएशन जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान इनहेरिटेड होता है. मतलब इनहेरिट किया जाता है जेनेटिक वेरिएशन को रिप्रोडक्शन के दौरान. रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर टू पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर एक सिंगल पेरेंट अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उस रिप्रोडक्शन को मैं कहूँगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Reproduction involving two parents of opposite sexes with the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. ये एक पूरी complete definition है sexual reproduction की कि अगर रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो ऑपोजिट सेक्सेस के हैं और साथ में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो उस रिप्रोडक्शन को मैं क्या कहूँगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग पैदा करने में. एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू ईच अनदर एज वेल एज टू द पेरेंट. इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है या जो बच्चा हुआ है वो क्या होता है, या मैं कह सकती हूँ कि जो उसने अपना बेसिकली प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है और वो अपने पेरेंट से भी बिल्कुल सिमिलर होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा. और क्यों नहीं होगा वेरिएशन? क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. सिंगल पेरेंट अपनी ही कॉपी जो है वो बनाएगा. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. Asexual reproduction जो ज़्यादातर common होता है, जितने भी single-celled organisms हैं जो prokaryotes हैं उनमें ज़्यादातर asexual reproduction देखा जाता है. और कुछ plants और animals में भी आपको asexual reproduction मिल सकता है जिनका जो cellular organization है वो बहुत simple हो. It is also seen in multicellular organisms. Multicellular organisms में भी आपको ये देखने को मिल सकता है. इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा की बात करते हैं. और अमीबा किस तरह से डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है बाय दी बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होता है, सिंपल एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो टूट के दो नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है. जैसे कि इसके अंदर आप डायग्राम देख सकते हो, न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है. फिर सेकंड में जो ये न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड होने को तैयार हो रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है ये काफ़ी लंबा हो गया है. देन एक
ग्रूव डेवलप हो रहा है, गड्ढा सा डेवलप हो रहा है बीच में, जिसकी वजह से अब ये जो आपका न्यूक्लियस है वो आधा एक साइड चला गया, आधा दूसरी साइड चला गया। ओके तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साथ में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिसकी मदद से आपको 2 न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब इन 2 न्यू डॉटर सेल्स में आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियस एक डॉटर सेल में चला गया विद द साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो है वो दूसरे डॉटर सेल में चला गया न्यूक्लियस with the cytoplasm. Asexual reproduction in animals. अब हम asexual reproduction देखते हैं animals में. The most common modes of asexual reproduction seen in animal are as follows. कौन कौन से modes हैं, किस किस तरीके से asexual reproduction animals में होता है, अब हम ये देख लेते हैं. तो fission है इसका एग्जाम्पल स्पोरुलेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है. तो पहले फिजन के बारे में जान लेते हैं. दिस मैथड इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा एंड मोनरा. तो प्रोटिस्टा और मोनरा के मेंबर्स में ज़्यादातर ये फिजन वाला मैथड देखा गया है. इन फिजन द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर्स फर्स्ट विच इज देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. फिजन जैसे मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अमीबा का बताया था, बाइनरी फिजन होता है. तो सबसे पहले फिजन में क्या होता है, फिजन का बेसिकली सिंपल मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और बाइनरी मतलब क्या होता है, टू. तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म टूट के नए 2 ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो दैट इज फिजन. ओके, बाइनरी मतलब नंबर 2, क्योंकि जो डॉटर सेल्स वो फाइनली जो प्रोडक्ट बनाता है या डॉटर सेल्स बनाता है वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं. तो इन फिजन द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर्स फर्स्ट. सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड करता है, which is then followed by the division of the cytoplasm. जो कि फिर बाद में कौन फॉलो करता है, उसे फिर फॉलो करता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है वो फॉलो कौन करता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. Subsequently, the mother cell splits into 2 equal sized daughter cells. तो मदर सेल जो है वो स्प्लिट होता है, टूटता है, टूट के 2 equal size के डॉटर सेल्स बनाता है. When the cytoplasmic division occurs in any direction, एग्जाम्पल अमीबा, द फिजन इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन. अगर साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा, तो उस फिजन को क्या मैं कहूंगी, सिंपल बाइनरी फिजन. When cytoplasm divides along the transverse axis of the individual, the fission is termed transverse binary fission. अब साइटोप्लाज्म के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम हो गए हैं फिजन्स के, जैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन. तो सिंपल तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल बाइनरी फिजन है. लेकिन अगर साइटोप्लाज्म ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड कर रहा है, ओके, तब उसका नाम है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. जैसे एग्जाम्पल है इसमें पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया. Next है when the cytoplasm divides the longitudinal axis of the individual, it is designated as longitudinal binary fission. अगर cytoplasm longitudinal axis के उस पे डिवाइड कर रहा है, ओके, longitudinal axis पे डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं longitudinally binary fission. इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड वॉटिसेल्स. Next, binary fission involves mitosis only and consequently the resultant offspring are genetically identical to the parent and to each other. जो बाइनरी फिजन है उसमें माइटोसिस होता है. माइटोसिस क्या होता है, बेसिकली 2 आपको सेल्स मिलते हैं, उसमें 2 नए सेल्स मिलते हैं, और बेसिकली वो जो 2 नए सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, ओके, और खुद के एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, और अपने पेरेंट के वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल. मतलब जो डीएनए है वो बिल्कुल क्या होगा, उनका आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, या अपने और जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें उनका जो डीएनए है वो आइडेंटिकल होगा, साथ में अपने पेरेंट के जो पेरेंट का डीएनए है वो उनसे बिल्कुल आइडेंटिकल होगा. In some cases, the nucleus divides several times by amitotic division. कुछ केसेस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है amitotic डिवीजन से. अब amitotic डिवीजन क्या होता है, अगर सिंपल क्लीवेज हो रहा है न्यूक्लियस का, ओके, और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, तो उसे amitotic डिवीजन कहते हैं, क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यू कॉपीज ऑफ न्यूक्लियाई. तो जब न्यूक्लियस का बार बार क्लीवेज हो रहा है, बार बार सी में amitotic डिवीजन की मदद से सेवरल टाइम्स मतलब कह रहे हैं कि बहुत बार amitotic डिवीजन हो रहा है,
तो क्या होता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो क्लीवेज की मदद से बहुत बार टूट रहा है, तो उसकी मदद से बहुत सारे नए कॉपीज बन जाएंगे न्यूक्लियाई के। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन डज नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता नहीं है। द साइटोप्लाज्म कलेक्ट्स अराउंड ईच न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड मतलब हर न्यूक्लियस के अराउंड जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। Thus form a single cell, many unicellular and uninucleated offsprings are formed, जिसकी वजह से क्या होता है सिंगल सेल बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक एक न्यूक्लियस जो है वो एक एक न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। दिस मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, इसी मैथड को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के मल्टीपल फिजन। और ये किसमें होता है एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट है कैरेक्टर्स, अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस्ड, ओके, तो डॉटर प्रोड्यूस होती है इसमें। बाइनरी फिजन में क्या होता है पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर, ओके, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर नंबर ऑफ डॉटर्स प्रोड्यूस्ड, बाइनरी फिजन में क्या होता है पेरेंट डिवाइड करता है, पेरेंट जो आपका है वो डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स बनाएगा। मल्टीपल फिजन में क्या होता है पेरेंट डिवाइड करता है और बहुत सारी डॉटर्स बनाता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता है। सेकेंड कैरेक्टर है टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो जो बाइनरी फिजन है वो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब होंगी तभी बाइनरी फिजन होगा, लेकिन जो मल्टीपल फिजन है वो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान होता है। थर्ड है फेट ऑफ पेरेंट, तो बाइनरी फिजन में नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट, पेरेंट के साथ कुछ भी नहीं रहता है, जबकि मल्टीपल फिजन में जो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म है वो रह जाता है, जो पेरेंट का रेसिडुअल साइटोप्लाज्म होगा वो रह जाता है। अब हम बात करते हैं स्पोरुलेशन की। तो सेकंड है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान होता है। ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा विथड्रॉ देयर सूडोपोडिया एंड बिकम राउंड इन शेप, ओके, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा है वो अपना सूडोपोडिया निकाल देता है और राउंड हो जाता है शेप में। दे क्रिएट अ प्रोटेक्टिव एंड हार्ड 3 लेयर्ड सिस्ट अराउंड देमसेल्व्स, तो क्या करता है अमीबा के एक प्रोटेक्टिव 3 लेयर की जो है वो सिस्ट अपने चारों तरफ मतलब बना लेता है, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिस्टेशंस। Under favorable conditions, the nucleus of encysted amoeba undergoes multiple divisions to form large number of amoeba. Favorable conditions के दौरान क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है encysted amoeba का, ओके, जिसने 3 लेयर्स हार्ड 3 लेयर्स अपने चारों तरफ बना रखी हैं जिन्हें सिस्ट कह रहे हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं ये इनका जो न्यूक्लियस है इंसिस्टेड अमीबा का ये मल्टीपल डिविजन्स में जाता है जिससे बहुत ज्यादा नंबर के अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सूडोपोडियोस्पोर्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है सूडोपोडियोस्पोर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्पोरुलेशन। The cyst then ruptures to release all new amoeba, फिर ये जो cyst है ये रप्चर करता है और सारे के सारे नए अमीबा जो है रिलीज करता है। In plasmodium this process occurs at a specific stage in its life cycle. प्लास्मोडियम में क्या होता है ये जो प्रोसेस होता है स्पोरुलेशन ये एक स्पेसिफिक स्टेज पे जाके उनकी जो लाइफ साइकिल है उसके एक स्पेसिफिक स्टेज पे जाके क्या होता है आपका ये स्पोरुलेशन होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि स्पोरुलेशन क्या होता है तो स्पोरुलेशन अगर मैं ईस्ट की बात करूं अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं ग्रो करते हैं, ओके, और जब वो बहुत काफी मैच्योर हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं तो क्या हो जाता है वो जो स्पोरेंजियम है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है थैले के जैसा जो स्ट्रक्चर वो फट जाता है एंड देन जो स्पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं एयर में आ जाते हैं, ओके, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिस्ट जो है वो जब रप्चर करता है तो नए अमीबा को रिलीज कर रहा है लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट है आपका बडिंग। In this method, cells of some parts of the body of the animal undergo repeated mitotic cell division. अगर मैं बडिंग का सिंपल एग्जांपल ले लूं यहाँ पे तो हाइड्रा सुना होगा आपने। हाइड्रा में क्या होता है एक पेरेंट हाइड्रा उसके साथ में एक बर्ड
जो है वो ग्रो करने लगती है, डेवलप होती है, मैच्योर होती है, फिर वो अपने पेरेंट बॉडी को से दूर हो जाती है वो बर्ड, जब काफ़ी मैच्योर और ग्रो हो जाती है, तो वो जो नई बर्ड है वो अब क्या बना लेती है, वो वही हाइड्रा, एकदम आइडेंटिकल, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से वो नया हाइड्रा बन जाता है बिल्कुल. इन दिस मेथड सेल्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन्स. इस मेथड में क्या होता है, जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं वो एनिमल के जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो माइटोटिक सेल डिवीजन्स में रिपीट करते रहते हैं, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन्स होता रहता है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवरग्रोन रीजन्स ऑफ सेल मासेस, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो आपके बात है, अगर मैं बताऊं, इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो रीजन्स हैं उनमें ओवर ग्रो, मतलब साइज काफी बड़ा हो जाता है सेल मासेस, क्योंकि बार बार सी में सेल डिवीजन हो रहा है माइटोटिक, तो क्या होता है, मास ऑफ सेल्स का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है किसी किसी पर्टिकुलर रीजन में. तो सच रीजन्स ऑफ सेल मासेस दैट रिजल्ट ड्यू टू माइटोसिस आर कॉल्ड बर्ड. अब इन्हीं रीजन्स को, जो सेल मासेस के रीजन्स हैं जो बार बार सी में माइटोटिक डिवीजन की मदद से फॉर्म हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, बर्ड. अ यंग एनिमल इज डेवलप्ड फ्रॉम सच अ बर्ड. एक यंग एनिमल जो है वो इसी बर्ड से डेवलप होता है. इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड लिव्स एज इंडिपेंडेंट एनिमल. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में हाइड्रा बताया था कि ग्रो करने के बाद, मैच्योर करने के बाद ये अपने आप को अलग कर लेता है पेरेंट बॉडी से और इंडिपेंडेंट एनिमल की तरह रहता है. Such a bird produced on the outside of the body is called exogenous budding. Example hydra. अगर bird body के बाहर produce हो रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगी, exogenous budding. जैसे example है इसका hydra. Enveloped cell mass developed towards the inside of the body are called as internal buds or gemmules. Okay, अगर cell mass जो है वो enveloped है और बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ बन रहा है, तो उसको क्या कहूंगी मैं, इंटरनल बर्ड्स या जेम्यूल्स. ओके, तो एनवेलप्ड सेल मास डेवलप टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी. अगर सेल मास जो है वो एनवेलप्ड है और बॉडी के अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है, तो उसे मैं कहूंगी इंटरनल बर्ड्स. सच जेम्यूल्स कैन बी सीन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. इस कुछ जेम्यूल्स गेम्यूल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में भी देखे जा सकते हैं. एग्जाम्पल स्पॉन्जिला और मरीन स्पॉन्ज, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लॉन. ईच जेम्यूल और गेम्यूल गिव्स राइज टू अ न्यू एनिमल. और ये हर एक जो आपका इंटरनल बर्ड है ये क्या देता है, एक नए एनिमल को प्रोड्यूस करता है. दिस इज कॉल्ड एंडोजिनस बडिंग. इसको क्या कहते हैं, एंडोजिनस बडिंग. अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोजिनस, और बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है बर्ड, तो क्या है, एक्सोजिनस बडिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, जू स्पोर्स ऑफ क्लैमिडोमोनास. ये कुछ जू स्पोर्स हैं. जू स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला होता है इनमें जिससे ये मूव कर सके. कोनिडिया ऑफ पेनिसिलम, जो हाइफा है, हाइफा के टिप पे क्या होता है, आपके जो स्पोर्स हैं वो डेवलप बनने शुरू हो जाते हैं, और वो बनते बनते क्या हो जाता है, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहते हैं कोनिडिया. थर्ड है बर्ड एंड हाइड्रा. हाइड्रा में देख रहे हो बर्ड कैसे आपको नीचे की तरफ दिख रही होगी, और फिर ये मैच्योर होगी, फिर पेरेंट्स अलग हो जाएगी. एंड द फोर्थ है आपके यही इंटरनल बर्ड्स कह लो, ये गेम्यूल स्पॉन्ज, मतलब स्पॉन्ज के अंदर ये गेम्यूल्स दिखा रखे हैं मैंने. नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन. In this method of reproduction, the body becomes fragmented into several different parts. ये भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड है. इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब हिस्सों में टूटती है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी. ईच पार्ट डेवलप्स द रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स एंड बिकम्स अ कंप्लीट एनिमल. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हर पार्ट जो टूटा है, ओके, जो फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ है, तो उस पार्ट के पास मतलब एबिलिटी होती है जो बचे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनको डेवलप करने की और एक कंप्लीट एनिमल बनाने की. दिस कैपेसिटी इज नोन एज रीजनरेशन. इसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन. एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश एटसेट्रा. यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है रीजनरेशन प्लेनेरिया. देखिए किस तरह से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है ये ऑर्गेनिज्म, और जैसे कि अगर हेड पोर्शन जो है आपका वो क्या कर रहा है, उसने फिर बाकी का नीचे का जो बॉडी पार्ट है उसको बना लिया है, और अगर नीचे से डिवाइड हो रहा है तो उसने फिर ऊपर का जो बॉडी पार्ट है उसको डेवलप कर लिया है. तो इसे क्या कहते हैं हम, रीजनरेशन. Asexual reproduction in plants. The commonly observed modes of asexual reproduction in plants are
जो ज़्यादातर जो मोड्स देखे गए हैं या फिर वेज देखे गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, वो है फिजन. The first one is fission. It is the simplest of all asexual methods. जितने भी asexual methods हैं उनका सबसे simplest way या form या method है आपका fission. It is commonly found in algae, fungi and monera. In this process, the unicellular mother cells divides mitotically to form two daughter cells that are identical to each other as well as the mother cell. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक मदर सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है. ओके, जिससे क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे से और अपने मदर सेल से भी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं. ईच डॉटर सेल इवेंचुअली ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. और ये जो दो डॉटर सेल्स बनी थी, अब जो ये दो डॉटर सेल्स हैं ये ग्रो करेंगी और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी. सेकेंड है बर्ड्स. Some algae produce adventitious branches. कुछ algae जो है वो adventitious branches produce करती हैं या form करती हैं. तो adventitious branches क्या होती हैं? Adventitious branches होती हैं कुछ नए tissues जो कि stem या फिर root में से निकलते हैं. तो ये कुछ नए tissues होते हैं जो grow करते हैं. ओके, और अगर मैं बात करूं algae में, तो ये algae बेसिकली एक थैलस, अगर मैं बात करूं तो थैलस में अगर ये ग्रो करते हैं तो इन्हें एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं. तो अगर थैलस, एल्गी के थैलस में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये नए टिश्यूज, तो बेसिकली ये क्या है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस. एग्जांपल है डिक्टियोटा, फ्यूकस. और बर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल प्रोटोसिफॉर्म. फंगस लाइक ईस्ट प्रोड्यूस बर्ड्स. अब जैसे फंगस जैसे कि ईस्ट है तो वो बर्ड्स प्रोड्यूस करता है बेसिकली. दीज स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिवीजन एंड आर अटैच्ड टू द पेरेंटल सेल. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? डिवीजन जो है अनइक्वल होता है, बराबर का डिवीजन नहीं होता है, और ये जो है पेरेंटल सेल से अटैच रहते हैं. They eventually get separated and mature into a new organism. जैसे कि मैंने एग्जांपल में वहां पे बताया था हाइड्रा को. ओके, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद, डेवलप होने के बाद अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म में मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ओके, Fragmentation. The vegetative thallus or hyphae break up into small segments due to mechanical pressure. जो vegetative thallus है या फिर hyphae है वो छोटे छोटे segments में टूट जाता है. किसकी वजह से? जब mechanical pressure या दबाव पड़ता है तो क्या होता है, ये जो hyphae या thallus है ये छोटे छोटे segments में टूट जाता है. Each segment is capable of growing into a new mycelium. अब जो हर एक सेगमेंट है वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को एक नए माइसीलियम में ग्रो कर सके. ओके, दिस मेथड इज ऑब्जर्व्ड इन सम एल्गी. ये जो मेथड है फ्रेगमेंटेशन ये कुछ एल्गी में देखा गया. एग्जांपल यूलोथ्रेक्स, डिडोगोनियम, स्पायरोगायरा, जिग्नेमा. और कुछ फंजाई में देखा गया. एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस एंड सेप्रोलेग्निया. ओके, नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वैरायटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स और कोनिडिया. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत तरह के अलग अलग मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर से भी होता है. ओके, मोटाइल मतलब ऑब्वियसली फ्लैजिला है और मूव कर रहे हैं वो स्पोर्स, और नॉन मोटाइल वो जो मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी हैं. सिलिएटेड मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड जू स्पोर्स. अच्छा, जू स्पोर्स क्या होते हैं, वो सिलिएटेड होते हैं, मतलब सीलिया प्रेजेंट है, मोटाइल हैं. ओके, सीलिया की मदद से वो मूव करेंगे, इसलिए उन्हें क्या कह रहे हैं हम, मोटाइल. और बेसिकली इस एसेक्सुअल स्पोर का नाम क्या लिख दिया, जो कि सिलिएटेड मोटाइल भी है, सिलिएटेड भी है, उसका नाम है जूस्पोर्स. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी एंड फंजाई. जो जूस्पोर्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी और फंजाई. दीज जूस्पोर्स स्विम इन वाटर फॉर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला. अब ये जो जूस्पोर्स हैं ये पानी के अंदर स्विम करते हैं फ्लैजिला की मदद से. दे लेटर डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस. और बाद में क्या होते हैं, ये नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स में डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं, नए इंडिविजुअल्स बना लेते हैं फेवरेबल कंडीशंस के दौरान. एग्जांपल यूलोथ्रेक्स, क्लैमिडोमोनास, इडोगोनियम. टेरेस्ट्रियल फंजाई हैव नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स. अब जो टेरेस्ट्रियल फंजाई होती हैं, जो फंगस अर्थ पे हैं तो या फंजाई अर्थ पे हैं, वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं. इसका मतलब फ्लैजिला नहीं है तो वो मोटाइल नहीं है, इसका मतलब वो मूव नहीं कर सकती.
तो उनके अंदर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं लाइट और ड्राई होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ टफ कोट एंड आर वेल अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल बाय विंड। और इनके पास एक टफ कोट होता है और ये बहुत अच्छे खासे मतलब अच्छे तरीके से अडेप्टेड होते हैं डिस्पर्सल बाय विंड, मतलब विंड से बहुत आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलियम एस्परजिलस। द स्ट्रक्चर बियरिंग ट्रू स्पोर्स इज द स्पोरेंजियम। अब जो स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू स्पोर्स हैं उन्हें मैं कहती हूँ स्पोरेंजियम। द स्पोरेंजियम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अ स्पोरोफाइट। जो स्पोरेंजियम है वो स्पोरोफाइट पे मिलता है, प्रेजेंट होता है। दस द स्पोरोफाइट मल्टीप्लाइज रैपिडली इन एन एसेक्सुअल मैनर टू जनरेट लार्ज नंबर्स बाय स्पोर्स। तो जो स्पोरोफाइट है वो मल्टीप्लाई करता रहता है जल्दी जल्दी एसेक्सुअल मैनर में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स जो हैं वो स्पोर्स से बना सके। सम फर्न्स जिनका नाम है नेफ्रोलेपस बियर स्पोर्स एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय देम। कुछ फर्न्स हैं जिनका नाम नेफ्रोलेपस है, वो स्पोर्स अपने अंदर होते हैं, उनके पास स्पोर्स होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली उनकी मदद से। दीज प्लांट्स आर होमोस्पोरस। ये प्लांट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस। इसका मतलब इनके पास सिर्फ एक ही तरह का स्पोर होता है। वाइल इन सेलेजिनेला, जबकि सेलेजिनेला में जो एक टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म्स ये होते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब इनमें दो टाइप के आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो in flowering plants the method of vegetative propagation or reproduction are grouped into natural and artificial। तो vegetative propagation जो है वो एक तरह का मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है जो प्लांट्स में कराया जाता है और ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। So natural methods देख लेते हैं हम। In natural methods of propagation there is development of a new plant from some organ of the mother plant under suitable environmental conditions। Natural methods में क्या होता है, जो नया प्लांट है वो डेवलप होता है किसी भी मदर प्लांट के किसी भी ऑर्गन से, जैसे रूट ले लो, स्टेम ले लो, लीफ ले लो, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस उसमें क्या होनी चाहिए, फेवरेबल या सुटेबल, तब जाके जो मदर प्लांट का ऑर्गन है वो एक नए प्लांट में डेवलप होगा। Such modified organs may develop from stem, leaf, root or even flower। तो ये जो modified organs हैं ये किससे डेवलप हो सकते हैं, स्टेम से भी हो सकते हैं, लीफ से भी हो सकते हैं, रूट से भी, इवन फ्लावर से भी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है ये नेचुरल मेथड। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इसे। रूट्स के थ्रू होता है। स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है, एस्पैरागस है, डेलिया है। लीव्स के थ्रू होता है, तो इस मेथड में क्या होता है, बर्ड्स डेवलप करती हैं मार्जिन्स, मतलब लीव्स के मार्जिन्स में आपको बर्ड्स डेवलप होती हुई दिखेंगी एंड दीज बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और ये बर्ड्स क्या है, नए प्लांट्स बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है थ्रू फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इन प्लांट्स लाइक एगेव एंड ऑक्सैलस फ्लोरल बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स एगेव और ऑक्सैलस, उसमें क्या होता है, जो फ्लोरल बर्ड्स हैं वो नए प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं। एंड इन डायोस्कोरिया एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो नए प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं। थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू भी होता है। रनर्स ऑब्जर्व्ड इन लॉन ग्रास, ऑफसेट्स फाउंड इन पिस्टिया, स्टोलॉन्स इन नेफ्रोलेपस एंड सकर्स इन मिंट प्लांट्स। तो स्टेम के थ्रू भी क्या होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे होता है देख लेते हैं। लॉन ग्रास में रनर्स ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो। पिस्टिया में ऑफसेट्स होते हैं, स्टोलोन्स होते हैं नेफ्रोलेपस में, और मिंट प्लांट्स में सकर्स होते हैं। तो ये स्टेम के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके अब कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं इसकी। ये देखिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। अब आइज ऑफ पोटैटो में देख सकते हो आप, बर्ड्स जो है वो जर्मिनेट कर रही हैं। ओके तो ये फर्स्ट वाला हो गया आपका एग्जाम्पल कि किस तरह से पोटैटो में क्या हो रहा है, किस तरह से बर्ड्स जनरेट कर रही हैं। सेकेंड है राइजोम ऑफ जिंजर। जिंजर में आप देख सकते हो बर्ड्स भी है, एडवेंटिशियस रूट दिख रही है, नोड्स दिख रहे हैं। ओके थर्ड वन है बल्बल ऑफ एगेव एंड फोर्थ है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, मार्जिन, लीफ के मार्जिन में से क्या होती है, बर्ड्स स्टार्ट हो जाती हैं डेवलप करना, इनको कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। और फाइनली ये डिटैच हो जाती हैं और नया ब्रायोफाइलम लीफ बना लेती हैं। फिर लास्ट में आप देख सकते हो ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, मतलब
आपको दिख रहा होगा कि एक एक दो स्ट्रक्चर्स को जोड़े हुए है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को मैं कह रही हूँ ऑफसेट। नेक्स्ट है सेकंड इसका आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। The methods are developed for artificial vegetative propagation in which some part of the plant organ is utilized for obtaining a new complete plant. तो इस मेथड में क्या करते हैं कि कोई भी एक प्लांट का ऑर्गन या कुछ पार्ट जो है वो प्लांट ऑर्गन से ले लिया जाता है और उसको यूज करते हैं जिससे एक नया कंप्लीट प्लांट हम बना सकें। Amongst them the most common methods are cutting, layering and grafting. इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन मेथड्स जो है वो है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है और ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो फर्स्ट है कटिंग। कट पीसेस ऑफ रूट व्हेन प्लांटेड इन मॉइस्ट सॉइल लीड्स टू द आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे ही रूट को कट किया पीसेस में और फिर उसको प्लांट किया मॉइस्ट सॉइल में, जैसे ही आपने मतलब एक मॉइस्ट सॉइल है उसमें आपने एक प्लांट को लगाया, ठीक है, फिर उसकी रूट्स को कट किया पीसेस में, तो इसकी वजह से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट होगा और एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट होगा। न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड इन दिस वे इन लेमन एंड टैमराइन। तो जो नए प्लांट्स हैं वो इस कटिंग मेथड से डेवलप होते हैं इस वे में। एग्जांपल है आपका लेमन एंड टैमराइन। इन रोज, शुगरकेन, क्रोटन, China rose and chrysanthemum plants are developed by cuttings that involve stem pieces containing nodes. अब जैसे उसके में तो मैंने आपको बताया था लेमन और टैमराइन में रूट्स का बताया था, रूट को कट करके, यहाँ पे स्टेम को कट करते हैं। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम पीसेस कट होते हैं जिन स्टेम्स में नोड्स हो। तो जिन स्टेम में नोड्स हैं उन्हें कट किया जाता है। दे आर प्लांटेड इन मॉइस्ट सॉइल, फिर उन्हें मॉइस्ट सॉइल में प्लांट किया जाता है जिससे वो नए प्लांट्स डेवलप कर सकें। एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ स्टेम। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है स्टेम का, जो मिट्टी में दबा हुआ है, उसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, वेयर एज बर्ड्स डेवलप एंड स्प्राउट ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ स्टेम्स। जबकि जो बर्ड्स और स्प्राउट हैं वो जो एरियल पार्ट्स हैं, मतलब जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ओके, जो हवा में जो पार्ट्स हैं, या तो उसमें क्या होगा आपका, ये बर्ड्स जो है और स्प्राउट जो है वो स्टेम पे डेवलप होना स्टार्ट कर देंगी। द प्लांट्स और डेवलप्ड इज कॉल्ड अ कटिंग। अब जो प्लांट्स डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है, इन्हें कटिंग कहते हैं। लेटर दीज कटिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन प्रॉपर प्लेसेस। अब इन्हीं कटिंग्स को फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है प्रॉपर या सुटेबल प्लेसेस पे। सेकंड है लेयरिंग। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कल्टिवेशन ऑफ रोज, लेमन, ग्रेप, हिबिस्कस एंड जैस्मिन। इस मेथड को, लेयरिंग मेथड को किसमें किया जाता है, रोज के कल्टिवेशन में, लेमन, ग्रेप, हिबिस्कस और जैस्मिन में। द लोअर ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स आर बेंट एंड कवर्ड विद सॉइल इन सच अ वे दैट द टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन्स आउटसाइड द सॉइल एंड द मिडिल पोर्शन इज बरीड इनसाइड द सॉइल। तो इस लेयरिंग मेथड में क्या होता है, जो लोअर ब्रांचेस हैं प्लांट्स की, उन्हें बेंट कर देते हैं, उन्हें मोड़ देते हैं और बेंड करके उन्हें मिट्टी से कवर कर देते हैं। इस ढंग में जो ब्रांच का जो टिप है वो सॉइल के बाहर रहे और जो मिडिल पोर्शन है ब्रांच का वो सॉइल के अंदर दबा रहे। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस बरीड रीजन। अब जो मिट्टी में दबा हुआ पार्ट है उससे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होना स्टार्ट करती हैं प्लांट स्टेम की। एट दैट टाइम दिस ब्रांच इज कट। और इसी टाइम पे क्या करते हैं, ब्रांच को कट कर दिया जाता है और जो अब ये डेवलप हो चुका है तो ऑब्वियसली अब ये जो पेरेंट प्लांट है उससे अलग हो जाता है। तो इसकी मदद से एक नया प्लांट जो है वो ऑब्टेन या फिर मिल जाता है। थर्ड है ग्राफ्टिंग। Grafting is practiced in plants which have difficulty in establishing roots or generally have a weak root system. Grafting उन plants में किया जाता है जिनमें roots जो हैं वो उन्हें establish होने में difficulty होती है और जिनका बहुत वीक होता है रूट सिस्टम। तो वहां पे क्या होता है, ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड टू प्लांट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स आर जॉइंड टुगेदर। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो प्लांट्स जो हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग तरीके के भी हो सकते हैं, तो उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। This is achieved by bringing the tissues of the two plants in direct contact with each other. और ये कैसे करते हैं, ये दो प्लांट्स के टिश्यूज को एक साथ लाते हैं,
एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं टिश्यूज को दो प्लांट से, और डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं एक दूसरे के, तो जिससे ग्राफ्टिंग हो सके. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ बोथ प्लांट्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड इवेंचुअली द सेल्स ऑफ ईच प्लांट फ्यूज टुगेदर. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो डिवाइड करता है टिश्यू. ओके, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दोनों प्लांट्स का, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट से या एक जैसे प्लांट से मैं टिश्यूज ला रही हूँ, तो वो टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक है. मेरिस्टेमेटिक मतलब वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इवेंचुअली जो सेल्स हैं जो दोनों प्लांट का, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा या जुड़ जाएगा. द रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक प्लांट. जो रूटेड प्लांट है उसे कहते हैं स्टॉक प्लांट. ओके, द प्लांट विच इज बीइंग ग्राफ्टेड ऑन, इट इज कॉल्ड स्क्योन. जिस प्लांट को ग्राफ्ट करना है उस पर, रूटेड प्लांट पर या स्टॉक प्लांट पर, उसे कहते हैं स्क्योन. अ प्लांट पोजेसिंग हायर एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स सिलेक्टेड एज स्क्योन. तो जिस प्लांट में ज्यादा और डिजायरेबल कैरेक्टर्स या जो कैरेक्टर्स हम चाहते हैं अगर वो उस प्लांट में है, तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं स्क्योन की तरह. ठीक है, जिसे ग्राफ्ट करना है. ओके, द स्टॉक इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग स्टडी एंड हार्डी वेराइटी. जबकि स्टॉक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्टडी और हार्ड वेराइटी का होता है. एग्जाम्पल इसमें मैंगो, एप्पल, पेयर, सिट्रस, गुआवा, लीची एंड मेनी अदर फ्रूट. ओके, यील्डिंग प्लांट्स आर दस ऑब्टेन्ड एंड मेंटेन्ड. तो जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, ये वाले प्लांट्स, और इनकी यील्डिंग बढ़ती है और ये मेंटेन्ड होते हैं. ग्राफ्टिंग में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ग्राफ्टिंग अलग अलग टाइप से होती है, अलग अलग टाइप की होती है, नेमली बर्ड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग एंड टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग, डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स ऑफ यूनाइटिंग द टू पार्ट्स. अब आप दो पार्ट्स को कैसे जोड़ रहे हो, ओके, किस मेथड, जो मेथड्स हैं उन्हें दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए, तो उन मेथड्स के बेसिस पे जो है ग्राफ्टिंग अलग अलग टाइप्स की हो सकती है. जैसे नाम दिया मैं, बर्ड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग. ओके, तो ये जो है ये ग्राफ्टिंग के नाम है जो कि किसके बेसिस पे है? ये डिपेंडिंग मतलब डिपेंड करते हैं कि जो मेथड्स यूज हो रहे हैं उन दो पार्ट्स को यूनाइट या जोड़ने में, तो किस तरह से वो मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो उसके उन मेथड्स के बेसिस पे या उन मेथड्स पे डिपेंड करके ये नाम रखे गए हैं ग्राफ्टिंग के. ओके, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का? तो फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एन आइडियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स वेयर वी विश टू रिटेन पेरेंटल ट्रेट्स. अगर हमें पेरेंटल ट्रेट्स को रिटेन करना है, मतलब रखना है, तो इसके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक आइडियल मेथड है. सेकेंड, इट इज आइडियल फॉर प्लांट्स विथ लेस एफिशिएंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये उन प्लांट्स के लिए भी आइडियल है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेस एफिशिएंट हो, स्मॉल सीड्स हो या लॉन्ग सीड डोरमेंसी हो. सीड डोरमेंसी क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन, एनवायरनमेंट की अगर फेवरेबल कंडीशंस भी हैं तब भी क्या होता है, सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाती हैं, तो उसे मैं कहती हूँ सीड डोरमेंसी. सीड्स आर नॉट एबल टू जर्मिनेट. ओके, अगर ऐसी कंडीशन है तो भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन हम यूज करते हैं. पुअर सीड वायबिलिटी है, अगर पुअर सीड वायबिलिटी है, कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इजीली थ्रू दिस मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री प्लांट्स. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मदद से हम डिजीज फ्री प्लांट्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मतलब प्लांट्स में कोई भी डिजीज नहीं मिलेगा, वो डिजीज फ्री होंगे. लास्ट है, ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग टुगेदर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम टू प्लांट्स. और ग्राफ्टिंग जो है वो जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं दो प्लांट्स, मतलब सपोज एक प्लांट से मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए, दूसरे प्लांट से मुझे ये वाला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर चाहिए, तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स को भी मैं आपस में लाने के लिए ग्राफ्टिंग की मदद से मैं उन दोनों कैरेक्टर्स को, डिजायर्ड कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ सकते हैं. तो दो प्लांट से जब डिजायर्ड कैरेक्टर्स आपस में लाए जाएं और जोड़े जाएं तो वो ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है. ओके. Sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. Sexual reproduction में क्या involve होता है?
मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं either by the same individual or by different individuals of the opposite sex। या तो सेम इंडिविजुअल से ही मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे या फिर अलग अलग इंडिविजुअल से मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे जो कि ऑपोजिट सेक्स के होंगे, लाइक इफ आई से मेल और फीमेल। The gametes form then fuse to form the zygote which develops to form the new organism। फिर ये gametes क्या करते हैं, ये जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है ये आपस में फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, इनका यू कैन से यूनियन होता है और जो कि फिर किस में डेवलप होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। As it involves the fusion of male and female gametes, offspring are not identical to the parents or amongst themselves। अब इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, ना वो अपने जैसे होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। Even with different external morphology, anatomy, and physiology, the sexual mode of reproduction is similar in pattern in plants, animals, and fungi। Um, अगर मैं बात करूं सिंपल एक मॉर्फोलॉजी की, तो अलग मॉर्फोलॉजी होती है इनमें, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उनका अपीयरेंस है, बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस है या इंटरनल अपीयरेंस है, वो अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ तो बाहर के अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, तो जो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई देखने में ऑब्वियसली अलग हैं, डिफरेंट हैं, उनकी एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हैं, उनकी फिजियोलॉजी अलग है, बट एक चीज उनके अंदर कॉमन है, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उनका जो सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में एक ही जैसा होता है। उनका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पैटर्न है वो एक जैसा ही मिलता है। द इवेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो इवेंट्स होते हैं, बेसिकली जो स्टेप्स हैं, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या जो प्रोसेस हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। However, the structures associated with sexual reproduction are quite different। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं, हाँ, वो कुछ अलग हो सकते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं। In all cases, the sexual reproduction is characterized by the fusion of the male and female gametes of the species। सारे केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे कैरेक्टराइज होता है, तो किससे फॉलोड होता है, बेसिकली तो फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमीट्स ऑफ द स्पीशीज। इस स्पीशीज के जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। For convenience, these sequential events may be studied as three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक इवेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज बांटे गए हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले जो आएगा वो प्री फर्टिलाइजेशन है, फिर फर्टिलाइजेशन है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो बेसिकली ये तीन इवेंट्स हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं, क्योंकि सिक्वेंस के हिसाब से ये तीनों अरेंज हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये तीन सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन। सो गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। Gametes are of two types, male and female gametes, derived from male and female parent respectively। तो gametes दो टाइप के होते हैं, बेसिकली मेल और फीमेल gametes, जो कि मेल और फीमेल पेरेंट्स से आपको मिलते हैं। Gametes are haploid cells। gametes जो होते हैं वो haploid cells होते हैं। इनका मतलब क्या है, उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, n, सिंपल n। Okay, a majority of sexually reproducing organisms show two morphologically and physiologically distinct types of gametes। Such gametes are called as heterogametes or anisogametes।
ओके जो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मेजॉरिटी जो ज़्यादातर वो दो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अलग टाइप के होते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, और फिजियोलॉजिकल जो उनका फंक्शन है, बेसिकली अगर मैं उनकी फिजियोलॉजी देखूं तो वो दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स जो हैं ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैं वो शो करते हैं। इन गैमीट्स को कहा जाता है हेट्रोगैमीट्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ओके, और एनिसोगैमीट्स भी कहा जाता है। द मेल गैमीट्स आर स्मॉलर एंड मोर एक्टिव व्हेयरएज द फीमेल गैमीट्स आर लार्जर एंड स्लगिश। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं, और जहाँ पे फीमेल गैमीट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और स्लगिश होते हैं। The male gametes is called anthrozoid or sperm and the female gamete is called egg or ovum. जो मेल गैमीट है उसे एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहा जाता है, जबकि फीमेल गैमीट को एग या ओवम कहा जाता है। तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है। Gametes that are similar in appearance are called isogametes or homogametes. Gametes जो कि दिखने में एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, उनका अपीयरेंस एक जैसा होगा, तो उन्हें कहते हैं हम आइसोगैमीट्स या फिर होमोगैमीट्स। दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर। ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स। जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं। इसका मतलब उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है। द पेरेंट में भी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो पेरेंट है जो गैमीट्स बना रहा है तो वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा माइटोटिक डिवीजन से। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophyta, gymnosperms, angiosperms and most of the animals are diploid. तो ये सब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं जो इन किंगडम्स को बिलोंग करते हैं। हियर मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो अगर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हैं तो यहाँ पे मियोसिस होता है जो कि हैप्लॉइड गैमीट्स को फॉर्म करता है या हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। In diploid organisms, when the myocytes gamete mother cell diploid to and undergo meiosis, only one set of chromosome N gets incorporated in each gamete. तो अगर मैं बात करूं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे मियोसाइट क्या होता है? मदर सेल के गैमीट को कहते हैं मियोसाइट। ओके, तो बेसिकली डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो 2n लेके चल रहा होगा। जब वो मियोसिस में जाता है तो उसका सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम का एक गैमीट में इनकॉर्पोरेट होता है। मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म 2n है लेकिन उसका कितना आएगा? उसका एक सेट ही हर गैमीट में इनकॉर्पोरेट होगा। इसका मतलब वो हो जाएगा n। ओके, तो n क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन ईच गैमीट। अब हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं गैमीट्स के। आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा एंड एल्गी। ओके, यहाँ पे आपको एक जैसे दिख रहे होंगे ये दोनों गैमीट्स। ओके, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ये दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इन्हें कह रही हूँ मैं आइसोगैमीट्स। ओके, फ्यूकस एक एल्गा का दिख रहा होगा आपको। ओके, ये है आपका हेट्रोगैमीट। और थर्ड है ह्यूमन बींग्स का, आप देख सकते हो ओवम, और यहाँ पे क्या है? स्पर्म। मेल गैमीट स्पर्म दे रखा है। ओके, काफ़ी लॉन्ग एंड स्लेंडर, और जबकि सर्कुलर और जो ओवम और एग सेल है वो है फीमेल गैमीट। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी ऑन ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक डायग्राम है किस तरह से सेक्सुअलिटी जो है ऑर्गेनिजम्स वो कितनी डाइवर्स होती है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। ओके, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉकरोच दिख रहे हैं यहाँ पे। मेल, ये रहा आपका मेल, के अंदर मैंने टेस्टिस दिखा रखा है, फीमेल दिखा रखा है, तो फीमेल नीचे, और फीमेल में क्या होती है? ओवरी। तो ये कॉकरोच के स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, और नीचे फ्लावर का दिखा रखा है स्टेमन जो मेल पार्ट है। ओके, और जो कार्पल है ये फीमेल पार्ट है। ओके, फ्लावर का। फिर फीमेल थैलस देख रखे हो जिसे आप आर की गोनियोफोर कह सकते हो, और मेल थैलस है उसमें एंथेरिडियोफोर कह सकते हो। ओके, फिर और ऊपर जाओगे तो आपको देख सकता है ऊगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और नीचे आपको दिख रहा है इसमें एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके,
तो यहाँ पे एक वर्म मैंने दिखा रखा है, तो एक वर्म है, ठीक है, इसमें एक क्लाइटेलम शो कर रखा है। अब इसी में ना दोनों आपको मिल रहा है, एक टेस्टिस सेक विद टेस्टिस, तो मेल ऑर्गन भी है इसमें इस वर्म के अंदर, ओके, और इसके अंदर ओवरी भी है। तो ये मतलब बेसिकली इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। नाउ द सेकंड प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गैमीट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का फर्स्ट था गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन, और दूसरा है गैमीट का ट्रांसफर। आफ्टर देयर फॉर्मेशन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही वो बन जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जैसे ही बना, तो उन्हें अब कांटेक्ट में आना पड़ेगा जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। सो मेल गैमीट इज जनरली मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज यूजुअली स्टेशनरी। मेल गैमीट ज़्यादातर मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, स्टेशनरी, वो मूव नहीं करते हैं, एक जगह ही रहते हैं। So gamete transfer requires a suitable medium. तो gamete transfer कराने के लिए एक suitable medium चाहिए होता है. In algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium for gamete transfer. In algae, bryophytes और pteridophytes में water वो medium है जो कि gamete transfer में help कराता है. A large number of the male gametes fail to reach the female gametes. काफ़ी, अगर मैं कहूँ, काफ़ी ज़्यादा नंबर के मेल गैमीट्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गैमीट्स जो हैं वो फीमेल गैमीट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो फेल हो जाते हैं. देयरफॉर मेल गैमीट्स आर सिंथेसाइज्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स. सो इसकी वजह से क्या होता है, जो मेल गैमीट्स हैं वो ज़्यादा नंबर्स में सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स, क्योंकि ज़्यादातर मेल गैमीट्स जो हैं वो फीमेल गैमीट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स pollen grains carry the male gametes and ovule contains the egg cell. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, वही फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें जो pollen grains हैं वो मेल गैमीट्स कैरी करता है, और जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एग सेल. Pollen grains produced in anthers and are transferred to stigma. Pollen grains जो हैं वो येलो पाउडर लाइक देखे होंगे आपने, पाउडर जैसा होता है वो येलो. तो वो pollen grains कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और फिर वहां से स्टिग्मा को ट्रांसफर होते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलिनेशन. इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन. तो बेसिकली पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains produced in anthers to the stigma. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. Pollination requires the involvement of external agents such as insects, animals, wind and water. अब pollination को भी को होने के लिए कुछ external agents की ज़रूरत पड़ती है, तो insects के थ्रू भी pollination हो सकता है, animals के थ्रू, wind के थ्रू और water के थ्रू. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes that carry the male gametes reach the ovule and discharge two gametes near the egg cell. अब जो pollen grains हैं वो stigma पे germinate होते हैं, और जो pollen tubes हैं वो क्या carry करती हैं, मेल गैमेट्स को कैरी करती हैं, और जो pollen tube है जो मेल गैमेट्स को कैरी कर रही हैं वो फाइनली क्या करती हैं, ओव्यूल तक पहुंचती हैं, ओके, और वहां पे वो अपने दो गैमीट सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं नियर द एग सेल. जो एग सेल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे क्या होता है, ये जो pollen tubes जो कि दो जो मेल गैमीट्स कैरी कर रही हैं बेसिकली, तो वो क्या करती हैं, वहां पे ओव्यूल पे पहुंचने पर वो अपने जो ये दो गैमीट्स हैं उनको डिस्चार्ज कर देती हैं एग सेल के पास, क्योंकि जो एग सेल है वो किस में है, ओव्यूल के अंदर. In bisexual animals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer since male and female gametes are formed in different individuals. Bisexual animals में जो organism है उसको काफ़ी evolve मतलब एक special mechanism जो है वो होना चाहिए उसका, जिससे वो gamete transfer कर सके, since male और female gametes are formed in different individuals. क्योंकि male और female gametes क्या हो रहे हैं, वो अलग अलग individuals में form हो रहे हैं. It is essential for fertilization. तो ये क्या है, ये important है fertilization होने के लिए. एक स्पेशल मैकेनिज्म उन्हें इवॉल्व करना चाहिए जिससे क्या हो सके, गैमीट ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो रहे हैं, और जो कि एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कराने में इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब पहला हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें दो थे, एक था गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट और सेकंड था आपका गैमीट ट्रांसफर। अब आता है प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सिंगैमी। सिंगैमी किसे कहते हैं? सिंपल, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, वो मिल रहे हैं, उसे सिंगैमी कह रहे हैं। एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, एन है। तो जब मेल गैमीट जो एन क्रोमोसोम लेके चल रहा है और फीमेल गैमीट जो एन क्रोमोसोम लेके चल रहा है, वो जब आपस में मिलेंगे तो एन प्लस एन विल गिव यू 2n। तो जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होगा, मतलब 2n उसके अंदर सेट होगा क्रोमोसोम का। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। In majority of algae, fishes and amphibians, syngamy occurs outside the body of organisms. ज़्यादातर algae, fishes और amphibians में ये जो syngamy है, जो fusion है मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, वो बॉडी के बाहर होता है। ओके, दिस टाइप ऑफ गैमीटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगर बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट्स मिल रहे हैं, अगर बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। This is seen in the bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced. The offspring are extremely vulnerable to predators. This poses a threat to their survival. ये ज़्यादातर बोनी फिशेस और फ्रॉग्स और इन सब में देखा जाता है, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो काफ़ी खतरा होता है उन्हें प्रेडेटर्स का। ओके, तो बेसिकली इसकी वजह से एक तरह से उनके सर्वाइवल के लिए या फिर उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। In plants, that is fungi, bryophytes and pteridophytes, as well as reptiles, birds and mammals, syngamy occurs inside the body of the organism. अब जैसे plants हैं जिनके fungi है, bryophytes, pteridophytes, और reptiles हैं, birds हैं, mammals हैं, इनमें क्या होता है? जो syngamy है, जो fusion है मेल और फीमेल गैमीट्स का, वो बॉडी के अंदर होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, तो वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In this process, the motile male gametes reach and fuse with the egg. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मूव करके क्या करते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? एग के पास पहुंचते हैं एंड फाइनली उस एग को क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, मतलब उससे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स भी हैं इसमें। ओके, इन सीड प्लांट्स द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब्स। जो सीड प्लांट्स हैं बेसिकली, उनमें क्या होता है? जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स हैं, जो मेल गैमीट्स मूव नहीं करते हैं, वो नॉन मोटाइल हैं, उन्हें कौन कैरी करता है? उन्हें मतलब वो जो है वो किसके थ्रू कैरी होते हैं? वो पॉलन ट्यूब्स के थ्रू या पॉलन ट्यूब्स की मदद से कैरी होते हैं टू फीमेल गैमीट्स। ओके, सो सीड प्लांट्स में क्या होते हैं? मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं करते, तो लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए फ्यूज तो करना पड़ेगा, फीमेल गैमीट्स के पास तो आना पड़ेगा। तो ये मेल गैमीट्स को कौन पहुंचाता है फीमेल गैमीट तक? तो वो है पॉलन ट्यूब्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट मतलब जाइगोट कैसे बनेगा? जाइगोट बनेगा किससे? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट 2n इज कॉमन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जाइगोट है ऑब्वियसली वो 2n होगा, उसका क्रोमोसोम जो सेट मतलब क्रोमोसोम सेट है वो क्या है? डिप्लॉयड 2n। और वो 2n क्यों है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉयड हैं, तो उनके अंदर क्या है? n सेट है क्रोमोसोम का, मेल में भी और फीमेल में भी, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो n प्लस एन विल गिव यू 2n। तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो 2n है। ओके, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बाहर हो रहा है, ओके, तो वहां पे मतलब बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल है, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, फॉर्म होता है, जैसे वाटर। Whereas in internal fertilization, zygote is formed inside the body of organisms. जबकि internal fertilization में zygote जो है वो body के अंदर form होता है. Further, development of zygote depends on the life cycle of the organism and the environment to which it is exposed.
माना जाता है जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की, और जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी सराउंडिंग है जिससे वो एक्सपोज हो रहा है, तो उस पे भी जाइगोट का डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है. In organisms such as algae and fungi, zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage, and commonly it undergoes a period of rest prior to germination. Organisms में जैसे कि algae, fungi, उनमें जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एक थिक वॉल जो कि रेजिस्टेंट है टू डेसिकेशन एंड डैमेज. ठीक है, इसका मतलब वो जाइगोट को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली वो थिक वॉल, ओके, जिससे वो डेसिकेट ना हो या डैमेज ना हो. और कॉमनली जो है वो एक पीरियड में जाती है जो कि एक रेस्ट पीरियड में जाती है. जब तक उसका जर्मिनेशन होना होता है तब तक क्या होता है उसका, वो रेस्ट पीरियड में जाती है. Some unicellular animals, example paramecium, exhibit sexual reproduction by forming male and female gamete nuclei. कुछ unicellular organisms हैं, single celled animals हैं, जो कि example है paramecium. ये क्या करते हैं, ये sexual reproduction को exhibit करते हैं. कैसे? मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्म करके, मतलब मेल और फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई फॉर्म करके, विच दे एक्सचेंज थ्रू टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. जो कि क्या करता है, ये मेल फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई एक्सचेंज होते हैं एक टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू. Later, the cytoplasmic bridge appears and the gamete nucleus of one individual fuses with that of the other to form zygote nucleus. फिर बाद में ये cytoplasmic bridge जो होती है वो appears होती है, दिखती है, और जो gamete nucleus है वो एक इंडिविजुअल का वो दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है, ओके, एंड क्या बनता है फिर जाइगोट. तो बेसिकली cytoplasmic bridge appears and the gamete nucleus of one individual fuses with that of the other to form zygote nucleus. तो जो एक न्यूक्लियस, जो एक गैमीट का न्यूक्लियस है, एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनिज्म का, वो दूसरे गैमीट न्यूक्लियस दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, जिसकी वजह से जाइगोट न्यूक्लियस बनता है. दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज कॉन्जुगेशन. इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इसके मोड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन. Zygote is the vital link that ensures continuity of a species between organism of one generation and the next. जो zygote है वो एक तरह से important link है जो ये ensure करता है कि जो species है वो continuously चलती रहे, जो organism के बीच में जो एक generation के जो organism है उनकी species चलती रहे. ठीक है, तो बेसिकली जाइगोट क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को बनाए रखता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सेकंड है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस. तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ओके. फर्स्ट था जाइगोट और सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. अब जो जाइगोट बना है वो सिंगल सेल्ड है, ओके. अब उससे क्या होगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, तो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है. बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट सेल डिवीजन में जाता है, मतलब माइटोसिस होता है सेल का, वो आपके जाइगोट का, और सेल डिफरेंशिएट होता है. Cell divisions increase the number of cells in the developing embryo, while cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form organism. सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है. डेवलपिंग जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो बेसिकली वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहा है सेल डिवीजन, जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है वो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल्स को कि वो कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस में जाए, जिससे वो स्पेशलाइज टिश्यूज बनाए, कुछ स्पेशल टिश्यूज और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स बनाए, जिससे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, मतलब फॉर्म हो जाए. In animals, when the development of zygote takes place inside the body of the female parent, it is called viviparous. अब एनिमल्स में जहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर अगर जाइगोट डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहेंगे viviparous. In oviparous animals like reptile and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. Oviparous animals जैसे कि reptile और birds हैं,
ठीक है। उनमें जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो वो किससे कवर होते हैं, एक हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट, उनका एक शेल होता है, कैल्सरस शेल जिसे कहते हैं। वो आर लेड इन अ सेफ प्लेस, एक एनवायरनमेंट के सेफ जगह पे वो क्या करते हैं, देते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद वो जो यंग वंस हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, देखा होगा आपने। तो बेसिकली इंक्यूबेशन के बाद उनके बेसिकली जब वो इंक्यूबेट कर रहे हैं, जब अपने आप को बना रहे हैं, उसके बाद जब वो पूरी तरीके से बन जाते हैं तो यंग वंस उसमें से निकल जाते हैं। So on the other hand, in viviparous animals like mammals, including human beings, the zygote develops into a young ones are delivered out of the body of the female parent. दूसरी तरफ viviparous animals, जैसे अगर हम कहें human beings भी viviparous हैं, okay, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो जाइगोट है वो एक यंग वंस में डेवलप होता है, एक छोटे बेबी में डेवलप होता है, और वो फीमेल बॉडी से या फीमेल पेरेंट की जो बॉडी है उससे डिलीवर होता है, मतलब बाहर निकलता है। ओके, The chances of survival of young ones are greater in viviparous organisms because of proper embryonic care and protection. जो chances होते हैं survival के, जो young ones हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो survival के chances है वो ज़्यादातर viviparous organisms में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी proper embryonic care और protection body के अंदर हो रही है। ओके, फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर उनकी प्रोटेक्शन और केयर हो रही है, तो इसलिए उनके जो चांसेस हैं सर्वाइवल के वो ज़्यादा होते हैं। जबकि ओविपेरस में क्या होता है, अगर कुछ भी क्रैक, क्योंकि वो तो एग्स देने के बाद इंक्यूबेट करते हैं, तो वो एग्स कहीं से डैमेज हो गया, कुछ हो जाता है, तो बेसिकली उनकी लाइफ के लिए वो क्या है, रिस्क। लेकिन जो अगर मैं विविपेरस की बात करूं तो सारा का सारा डेवलपमेंट, सारा का सारा सब कुछ, जो केयर प्रोटेक्शन, वो सब फीमेल बॉडी के अंदर उस एम्ब्रियो को मिल जाती है। इस वजह से जो चांसेस हैं सर्वाइवल के यंग वंस के वो ज्यादा होते हैं विविपेरस में। इन एंजियोस्पर्म्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स जो है फ्लावर के, वो एक मतलब फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। जो पिस्टल है वो प्लांट से अटैच रहता है, जबकि सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स जो है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस की ये एक डायग्राम है जिसमें फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें फ्रूट शोइंग सीड्स एस से डिनोट है और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प पी से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे मटर देख सकते हो आप, ओके, पाइसम सटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो एस है ये इसकी सीड्स है, और जो पी है इसका प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है, जो इन सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, देन आप और भी इन सब डायग्राम्स में देख सकते हो किस तरह से ये सीड्स हैं अंदर, और बाहर जो है वो पेरिकार्प है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो फर्स्ट है, इन प्लांट्स जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में। सेकंड, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल किस में डेवलप करता है, सीड में। थर्ड है, इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो किस में डेवलप करता है, सीड कोट में। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप करती है, और जो ओव्यूल है वो सीड्स में डेवलप करते हैं। ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में डेवलप होती है, और क्या होता है, वो उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्शन देना। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। डिस्पर्सल होने के बाद सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं, अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं तो वो सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और नए प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारा आज की वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूरा हो चुका है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स वो पूरा हो गया है। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.